हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, राइट। जैसा कि हमने पिछले सेशन में हमने बताया था रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, जो हमने बात की थी वहां पे रिलेशन टू पार्टनर्स विद अनदर पार्टनर्स, राइट। तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चरिंग की बात की थी, राइट। बट अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज जैसा कि आप जानते हो कि डेफिनेशन में ही बताया हुआ है, थर्ड पार्टीज वो लोग होते हैं जो पार्टनर नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो फर्म का पार्टनर होता है, कौन होता है, फर्म का पार्टनर होता है, अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन किससे करता है, थर्ड पार्टी से करता है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो पार्टनर है फर्म का, ओके, अगर फर्म का पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये थर्ड पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी से सपोज हो गया बायर हो गया, ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो गया, जो कि कहने का मतलब क्या है, पार्टी तो है जिसके थ्रू हम बिजनेस कर रहे हैं, राइट, बट वो पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन किया, अब ये मान लो ट्रांजैक्शन अपन कर रहे हैं, पर ट्रांजैक्शन सही तरीके से हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट अगर ट्रांजैक्शन किसी की भी गलती की वजह से सही तरीके से नहीं हुआ और जिसमें से इधर ऑफ द पार्टी या थर्ड पार्टी को जो है वो लॉस हो गया, राइट, यस, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, पार्टनर या फर्म। तो इसी चीज को, इसी मुद्दे को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में, यूनिट नंबर 4 पे। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन हमारा, ओके। नाउ आज का सेशन जो हमारा स्टार्ट होगा वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 18 से। बट बिफोर आई एंटर इनटू द सेक्शन पार्ट, ये आप समझ लीजिए कि ये चैप्टर 4 जो है दोस्तों, ये क्या बेसिकली कवर करता है, ओके। एक मैंने आपको ये बैकग्राउंड तो मैंने दे दिया कि जो थॉट प्रोसेस हमारे रखना है, नॉर्मली अगर आप समझो, फर्म तो कोई इंसान है नहीं, उसके हाथ पैर है नहीं, तो कोई ट्रांजैक्शन करेगा नहीं, बराबर है। ट्रांजैक्शन करने वाला कौन होगा, फर्म का पार्टनर। तो अगर पार्टनर कर रहा है तो कब पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा, कब फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसका मतलब क्या है, और फर्म रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करने वाले। और एक बार ये प्रोविजंस आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी जैसे ही प्रोवाइड करेगा दोस्तों, तो इससे रिलेटेड आप जो केस स्टडी सॉल्व कर रहे होंगे उसमें आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर 4 बेसिकली आप समझिए, ये जो है दोस्तों चैप्टर 4 जो है ये 3 चीजें कवर करता है। नंबर 1, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। क्या कवर कर रहा है, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। दूसरा कवर करता है ये इंप्लाइड अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टी। एंड तीसरा कवर कर रहा है ये टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस कर लिए थे, राइट। बट जो इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स है यहाँ पे, राइट, तो वो जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। वन इज द माइनर पार्टनर एंड दूसरा है दोस्तों पार्टनर बाय एस्टोपेल। तो बेसिकली यहाँ पे 2 सेक्शंस है, सेक्शन नंबर 28 एंड सेक्शन नंबर 30। सेक्शन 30 बात करेगा माइनर पार्टनर के बारे में, तो ये आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए सेपरेट सेशन रहेगा। एंड सेक्शन 20 है दैट इज पार्टनर बाय एस्टोपेल, ठीक है, ओके। नाउ चलिए ये मुद्दा अपन साइड कर देते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए। अपन कवर करते हैं दोस्तों इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एंड इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एंड थर्ड पार्टी, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब सबसे पहले मैं अगर यहीं से शुरू करता हूं, सर ये इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होता है, इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होता है। इंप्लाइड अथॉरिटी को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे ले सकता हूं। मैंने जैसे कि आपको बताया था, अगर आपको पार्टनरशिप में आना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन, याद आया, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, ओके, बिजनेस होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी, ये सारी चीज याद आ रही है आपको, यस, ये मैंने बताया था सेक्शन नंबर 4 पे बताया था मैंने ये सारी चीजें, यस और नो, यस। अब बात ये आती है, जब भी 2 और मोर पर्सन्स आते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, एग्रीमेंट बनता है,
अब ये एग्रीमेंट जो है या तो एक्सप्रेस होता है या तो इम्प्लाइड होता है, या सुनो। अच्छा, एक्सप्रेस का मतलब क्या हो गया, दो चीजें, ओरल और रिटन, है ना, और इम्प्लाइड मतलब बाय एक्ट। इम्प्लाइड मतलब बाय एक्ट, मतलब अगर ऐसी कुछ चीजें हो रही जैसे पार्टनरशिप एट विल हो गया, या टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें सेक्शन 6 की बात करें वहां पे, तो बाय एक्ट यहाँ पे जो है इम्प्लाइड जो है पार्टनरशिप यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अच्छा, दूसरी बात अब यहाँ पे ये कर रहा है दोस्तों, जस्ट मिनट, यस। तो जिस तरीके से एग्रीमेंट बनाया गया था बाय एक्सप्रेस वे पे एम्प्लॉयड, तो एक्सप्रेस का मतलब क्या हो गया, ओरली हमने बता दिया, ये रिटर्न में कोई चीज लिख दी। तो एक चीज याद रखिए कि जब भी कोई चीज ओरली या रिटर्न में लिखी हुई है तो आपको इम्प्लाइड पे आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पिक्चर, ये जनरल रूल है, इम्प्लाइड अपन तब आते जब एक्सप्रेस नहीं होता है, राइट? यस। सेम वे पे अथॉरिटी के लिए, तो जब आप एग्रीमेंट बना रहे हो और कोई चीजें एक्सप्रेस वे पे है, एक्सप्रेस अथॉरिटी है, राइट, एक्सप्रेस अथॉरिटी मतलब बाय ओरल और बाय रिटन, तो आपको इंप्लाइड पे आने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उसको आप फॉलो कर लीजिए। इंप्लाइड अथॉरिटी आती ही तब है इफ देयर इज व्हाट, एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अथॉरिटी, राइट? यस। तो एब्सेंस ऑफ, जहां पे कोई चीज नहीं लिखी या किसी भी चीज के बारे में बताया नहीं गया एग्रीमेंट में, राइट, और तो वहां पे जो है आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी काम करती है। तो यहां पे जो भी सेक्शन कह रहा होगा वो आपको मान लेना पड़ेगा, राइट? आ रहा है बात समझ में? यस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था सेलर के केस में, है ना, अगर आप सेक्शन नंबर 14 एंड 16 याद करो आप सोगा का, तो वहां पे एक अथॉरिटी दी गई थी, इंप्लाइड वारंटी दिया गया था। यस और नो? इंप्लाइड वारंटी क्या बोल रहा था कि भैया सेलर जो है तभी सेल कर सकता है जब उसके पास टाइटल हो, राइट? तो अगर कोई भी चीज एज सच एक्सप्रेस में नहीं बताई गई है तो इंप्लाइड कंडीशन यही हो जाती है कि भैया जब तक आपके पास टाइटल नहीं होगा तब तक आपके पास राइट टू सेल नहीं आता है ना? तो अगर मैंने कोई चीज एक्सप्रेस में ही कर दी होती तो इंप्लाइड में आने की जरूरत नहीं थी। तो इंप्लाइड में आने की जरूरत ही तब पड़ती है दोस्तों इफ देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट और एक्सप्रेस अथॉरिटी। तो एग्रीमेंट के केस में एग्रीमेंट पकड़ लीजिए और अथॉरिटी के केस में अथॉरिटी पकड़ लीजिए। नाउ अभी बोलते सर ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? अथॉरिटी का मतलब हो गया दोस्तों उसको राइट्स। किसको राइट्स? राइट्स ऑफ व्हाट? पार्टनर, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब सर पार्टनर और फर्म क्या होता है? तो मैंने बताया था इंडिविजुअल अगर है कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल है कोई भी व्यक्ति और उसका नाम जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है तो वो पार्टनर हो गया। यस और नो? और कई सारे इस तरीके से पार्टनर नंबर 1, पार्टनर नंबर 2, पार्टनर नंबर 3, तो जितने भी पार्टनर आ गए और एक साथ अब इन पार्टनर्स को अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? फर्म। यस और नो? आ रहा है बात समझ में? यस। तो कलेक्टिव partners is called as what? firm, and individual person is called as what? partner. yes or no? yes. अच्छा, अब बात आती है सर यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये बोलते हैं सर ये जो पार्टनर है और ये जो फर्म है, ओके, यस। अच्छा, एक और पार्टनर है, मान लो से सपोज फर्म ही है ना, पार्टनर नंबर 1, पार्टनर नंबर 2, पार्टनर नंबर 3, ये सारे के सारे पार्टनर्स, अब इनमें क्या रिलेशन होता है? बिकॉज पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3 क्या रिलेशन है दोस्तों? क्योंकि ये जो तीनों पार्टनर है फर्म से जुड़े हुए हैं, राइट? इनका जो उल्लेख है वो एग्रीमेंट में किया गया। कौन सा एग्रीमेंट? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, जहां पे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, बाकी का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें जो वहां पे प्रोवाइड की गई है। तो ये जो पार्टनर हैं इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, एक ही लेना देना, क्या? क्योंकि ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? फर्म को क्रिएट कर रहे हैं, एक कलेक्टिव पावर बना रहे हैं। दैट इज द रिलेशन बिटवीन अमंग्स द पार्टनर्स। अब अगर मैं ये पूछूं कि पार्टनर और फर्म का रिलेशन क्या होता है, पार्टनर और फर्म का रिलेशन क्या होता है, राइट? तो मैं ये बोल सकता हूं सर पार्टनर इंडिविजुअल है,
और फर्म जो है वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ पार्टनर है ना। तो सर जो मैं बिजनेस करूंगा आउटसाइडर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, वो बिजनेस कौन करेगा, पार्टनर करेगा या फर्म करेगा। मैंने बताया ना दोस्तों, ये इंडिविजुअल है। अगर सिर्फ ये बिजनेस कर रहा है, आ रहा है बात समझ में, यस, तो बाकी के पार्टनर जो है उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। पर अगर ये तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं फर्म के नाम पे, क्या बोला मैंने, फर्म के नाम पे, तब, और फिर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट था, चाहे एक बंदा इसके साथ बिजनेस करे तो भी यही माना जाएगा कि अकेला बंदा भी कर रहा है तो प्रॉफिट इनको और इनको भी मिलेगा। और अगर तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो फर्म के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं। ये सुनो, तो फर्म के नेम पे बिजनेस होगा, म्यूचुअल एजेंसी होगी, और जिस पर्पस के लिए बिजनेस क्रिएट किया गया है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सुनो, ये सारी चीजें बताई, तब आप थर्ड पार्टी के साथ बिजनेस करोगे और इसे मान लिया जाएगा कि यस, हाँ भाई ये पार्टनरशिप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो इफ द म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट इज मिसिंग, तो भले ही आप नाम से, नॉमेनक्लेचर इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, यस। तो ये बोल रहे साहब, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप फर्म होते हुए भी पार्टनरशिप नहीं हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो, यस। बहुत बढ़िया सर। तो सर अब मेरे को आप ये भी बता दो फटाफट से, ये पार्टनर और ये फर्म में क्या फर्क है। तो अगर कोई एक पार्टनर, ध्यान समझिएगा, कोई एक पार्टनर बिजनेस करता है किसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, से सपोज मिस्टर एक्स के साथ, बोलते हैं भैया मुझे आपको जो है गुड्स सेल करना है, सेल करना है, उसकी सर्विस हो गई है ना। तो जैसे सीए फर्म है, तो सीए फर्म है तो वो अकाउंटिंग सर्विस दे रहा है, अकाउंटिंग सर्विस रेंडर कर रहा है, यस और नो, यस। अब ये चूंकि अकाउंटिंग सर्विस रेंडर कर रहा है, इसने बोला साहब 50 या 30,000 रुपए अकाउंटिंग सर्विस के लगेंगे। तो अब चूंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं डिक्लेयर था, तो क्या ये 30,000 पूरा प्रॉफिट इस पार्टनर करेगा, से सपोज पार्टनर नंबर ए, पार्टनर ए, नो, ये क्या होएगा, इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10,000, 10,000 और 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अकाउंटिंग सर्विस दी गई है ये ए ने नहीं दी गई है, ये किसने दी है, एबीसी एंड एसोसिएट्स ने दी है। किसने दिया हुआ है, एबीसी एंड एसोसिएट। तो जब भी इनवाइस बनेगा तो उस इनवाइस में ए का नाम नहीं होगा, क्या नाम होगा, एबीसी एंड एसोसिएट्स। तो जो भी यहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बिजनेस के नेम, फर्म के नेम पे हो रहा है। नंबर 2 क्या बोला कि भैया चाहे भले ही एक बंदे ने ही डील किया हो इस थर्ड पार्टी के साथ, बट पैसा जो आएगा तो सब में बटेगा साहब, पैसा सब में बटेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। और बिजनेस कौन सा है साहब, अकाउंटिंग का है ना। तो अकाउंटिंग का बिजनेस है, आप सीए फर्म हो तो यहां पे आप शक्कर नहीं बेचोगे, या सुनो, तो अगर कोई बंदा शक्कर बेच देगा तो वो ये नहीं बोला जाएगा कि साहब ये फर्म का पैसा है, साहब पे करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में, यस और नो, यस। वो उसका इंडिविजुअल पर्पस, इंडिविजुअल हो सकता है, तो उसकी जो कमाई होगी इंडिविजुअल होगी, तो फर्म से लेना देना नहीं है, तो फर्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यस और नो। अच्छा, अब एक बात समझना, अब मान लो अगर पार्टनर ने थर्ड पार्टी को सर्विस दी बट अकाउंटिंग सर्विस सही नहीं थी, तो क्या अब ये थर्ड पार्टी जो है मिस्टर एक्स जो है, पैसा पार्टनर ए से रिफंड मांगेगा या फर्म से मांगेगा, फर्म से मांगेगा, बिकॉज फर्म इज रिस्पॉन्सिबल। बिजनेस जो किसके नाम पे हुआ है दोस्तों, फर्म के नाम पे हो, तो कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो, यस। तो अगर आप देखो इस सेंस पे अगर मैं बोलूं तो पार्टनर ने जो डील किया किसके बिहाफ पे किया, फर्म के बिहाफ पे किया, यस और नो। तो ये जो पार्टनर है फर्म का कौन होएगा दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से, फर्म का क्या होएगा, एजेंट होएगा। बोल सकता हूं क्या मैं, यस। और यही बात जो है सेक्शन नंबर 18 ने भी बोली है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। एजेंट है बट किस चीज के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो इफ द फर्म इज अ सीए फर्म, तो व्हाट इज द बिजनेस, अकाउंटिंग, ऑडिट, यस और नो, कॉस्ट ऑडिट करना है, टैक्स ऑडिट करना है, तो जो भी इससे रिलेटेड काम है
ये सुनो, जिस पर्पस के लिए आपने फर्म जो है वो एस्टैब्लिश किया है, क्रिएट किया है, राइट, तो यस, उस बिजनेस के लिए जो है वो पार्टनर जो है फर्म का क्या रहेगा, एजेंट रहेगा, बाकी पर्पस के लिए वो एजेंट नहीं है। तो इसका मतलब अगर पार्टनर फर्म का एजेंट हुआ तो इंपैक्ट क्या आएगा दोस्तों, इंपैक्ट क्या आएगा, ओके, तो ये बोलते हैं साहब जब भी कोई भी पार्टनर बिजनेस करेगा तो किसके नाम पे कर रहा है, बोलो जरा फटाफट से, फर्म के नाम पे कर रहा है। बट ये बात तो 18 ने नहीं लिखी, 18 ने तो यही बोला कि सब पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट है। सेक्शन नंबर 22 बोलता है, सेक्शन नंबर 22 बोलता है कि अगर आपको, ध्यान से समझना, फर्म को रिस्पॉन्सिबल बनाना हो इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, कहने का मतलब क्या है, अगर आप फर्म को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हो, जैसे कि अगर अकाउंटिंग सर्विस खराब हो जाती तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल कौन था, पार्टनर ए, क्योंकि पार्टनर ए ने थर्ड पार्टी से डील किया था। बट उसने बोला नहीं नहीं, मैंने फर्म के नाम पे बिजनेस किया है, तो अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होगा तो फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। बात समझ में आ रही क्या, यस। तो एन एक्ट, कोई भी एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर, जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर ही, और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ, इन द फर्म नेम, फर्म के नेम पे होना चाहिए, ए बी सी एंड एसोसिएट्स के नाम पे बिल पड़ना चाहिए दोस्तों, और एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग एन इंटेंशन टू पे द फर्म। तो अगर फर्म के नाम पे नहीं है तो आपने एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली लिखा रहना चाहिए कि इस नाम से जो है वो बिल आएगा। हो सकता है आप देखोगे काफी सारे होता है, कोई कंपनी होती है तो कंपनी का जो ब्रांड होता है वो अलग होता है, ब्रांडिंग जो है उन्हें डिफरेंट नेम पे की होती है, और इनवाइस में जो नाम होता है वो अलग नेम पे होता है। या सुनो, जैसे मैंने बोला एप्पल, एप्पल कंपनी, तो एप्पल इसकी ब्रांडिंग होगी वो आपको देखने के लिए, बट जरूरी नहीं है कि एप्पल की इनवाइस जो है वो एप्पल के नाम से ही है, वो किसी और नाम से भी हो सकती है। यस और नो, तो इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। तो अगर सिंपल सेक्शन 22 बोलता है कि अगर आपको फर्म को रिस्पॉन्सिबल बनाना है ना, फर्म के कंधे पे बंदूक रख के आपको गोली मारनी है, तो पहली कंडीशन है कि आप जो भी बिजनेस करेंगे दोस्तों फर्म के नेम पे करेंगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो चल यहां पे इतनी चीजें समझ में आ गई, 18 ने बोल दिया भैया एजेंट है। चलो पार्टनर को क्या बना दिया गया, बोलो जरा फटाफट से, एजेंट बना दिया गया, है ना। अब एजेंट के नाम पे, एजेंट बन के पार्टनर क्या क्या कर सकता है, व्हाट ही कैन डू, राइट, एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। तो ये बोलते साहब देखो यहां पे कुछ इंप्लाइड अथॉरिटी दी गई। सेक्शन 19 बोलता है इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, उसको राइट्स मिले हुआ, अधिकार मिला हुआ, इंप्लाइड मतलब बाय एक्ट, लिखने की भी जरूरत नहीं। तो अगर आप कोई चीज एक्सप्रेस करते हो वो तो आएगा ही, पर अगर आपने किसी भी चीज को एक्सप्रेस नहीं किया है तो इंप्लाइड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी गुड्स से रिलेटेड फर्म बना रहे हो, नॉट सर्विस, नॉट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस बट टू सेल ऑफ गुड्स, तो सेल एक्टिविटी कौन करेगा, पार्टनर ही तो करेगा। सेल कौन करेगा, पार्टनर करेगा। तो अगर आपने एक्सप्रेस नहीं भी किया हुआ है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, तो क्या ये इंप्लाइड अथॉरिटी में आएगा, यस। अब चूंकि गुड्स है आपके यहां पे तो आपको परचेज भी करना पड़ेगा, तो परचेज कौन करेगा, पार्टनर ही करेगा जो ओनर है, या करवाएगा, यस नो, क्या ये इंप्लाइड अथॉरिटी है। अब सेल हुआ है तो पैसा भी आएगा, तो रिसीट, रिसीट कौन लेगा, पैसा कौन कलेक्ट करेगा, पार्टनर करेगा, एम्प्लॉयड। अगर नहीं भी लिखा हुआ है उसमें, सी स्पेसिफिकली अगर ये लिखा हुआ है कि भाई ये पैसा बैंक में ही जाएगा, ओके, तो वो बैंक में जाएगा, फिर पार्टनर नहीं ले सकता। बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो कैश पार्टनर ले सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज किया तो पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट कौन करेगा, पार्टनर ही करेगा। तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज इंप्लाइड अथॉरिटी, राइट। अच्छा अगर मान लो फर्म के पास पैसे नहीं है, तो पैसे लाना है तो कोई चीज क्या कर दिया, प्लेज कर दिया, मॉर्टगेज कर दिया, तो ये करने का भी अधिकार किसका है, पार्टनर का है, यस और नो, यस। तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। क्लियर है नहीं क्लियर, यस। ये बोलते साहब सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि साहब अगर आपका काम, ट्रांजैक्शन फर्म के नेम पे नहीं है
तो फिर ये सेक्शन 19 का कोई मतलब नहीं, इंप्लाइड अथॉरिटी आएगा ही नहीं। पिक्चर क्लियर कर लो। अभी अभी सेक्शन 22 बताया, क्या बोलता है कि अगर फर्म को बाइंड करना हो तो ट्रांजैक्शन फर्म के नाम पे होना चाहिए। तो इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब सेल कर सकता है पार्टनर, परचेज कर सकता है पार्टनर, रिसीट ले सकता है, पेमेंट कर सकता है, प्लेस कर सकता है, मॉर्टगेज कर सकता है, पर कब? जब ट्रांजैक्शन किसके नाम पे हो रहा हो दोस्तों? फर्म के नाम पे। तो पिक्चर क्लियर रख लीजिएगा, इंप्लाइड अथॉरिटी तभी आएगा जब फर्म के नेम पे ट्रांजैक्शन होगा। नंबर 2, एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे। नंबर 2 क्या होना चाहिए? यूजुअल वे होना चाहिए, जो यूजुअली होता है। तो यूजुअल में क्या होता है? परचेज, ये कभी कभी होता है या यूजुअली होगा? यूजुअली होगा। सेल, रिसीट, पेमेंट, प्लेज, ये यूजुअली। बोरो करना बैंक से, बैंक ओडी, ये सब यूजुअली होते हैं। बोलो हाँ या ना? यस। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है कहां पे दोस्तों? बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म। तो कौन सा बिजनेस? नॉर्मल बिजनेस। तीसरा मैंने बोला क्या? नॉर्मल बिजनेस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस नहीं। मैंने बोला ना सीए फर्म हो तो अकाउंटिंग का काम, ऑडिट का काम, टैक्स का काम, ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल बिजनेस। बट अगर आप शक्कर बेचना शुरू कर दोगे तो आपका नॉर्मल बिजनेस नहीं है। आ रहा है बात समझ में? तो क्या बोलते हैं? इंप्लाइड अथॉरिटी, कहने का मतलब अगर एग्रीमेंट में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भी दी गई है पार्टनर की, फिर भी परचेज करना, सेल करना, रिसीट करना, पेमेंट करना, प्लेस करना, बोरो करना, बैंक ओडी, पैसे लेना, यस और नो, ये सब पार्टनर के अधिकार क्षेत्र में आते, कर सकता। और अगर ये करेगा तो ध्यान से समझना, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। कहने का मतलब अगर पैसे बोरो ले लिए, अब पैसा चुका नहीं पा रहा है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं, फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, फर्म के नाम पे पार्टनर पैसा ले रहा है, यूजुअल वे मतलब यूजुअल चीजें कर रहा है, नॉर्मल बिजनेस में, आ रहा है बात समझ? क्या करता है साहब? बाइंड द फर्म। फर्म को क्या करेगा? बाइंड करेगा। बोलो हाँ या ना? यस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। और ये तीनों चीजें मिला के क्या कर रही है? फर्म को बाइंड कर रही है। और इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? इंप्लाइड अथॉरिटी। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन, जैसा कि सेक्शन में बताया गया, इज कॉल्ड हिज इंप्लाइड। आ रहा है बात समझ में? यस। तो ये बताओ, अगर एग्रीमेंट में परचेज, सेल, रिसीट, पेमेंट के बारे में नहीं भी दिया गया है और पार्टनर अगर ऐसा करता है तो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो गया, फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा? दोस्तों बोलो जरा फटाफट से, पार्टनर रिस्पॉन्सिबल, फर्म रिस्पॉन्सिबल? फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन होगा? फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। यस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? 100%? वेरी नाइस। फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, फर्म कब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? बोलो जरा फटाफट। जब ये फर्म के नेम पे नहीं है, फर्म का नेम अगर नहीं है वहां पे, आ रहा है बात समझ में? ये तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? अगर फर्म के नेम पे नहीं किया है ना, पार्टनर ने इंडिविजुअली किया है, पार्टनर ने क्या किया हुआ? इंडिविजुअली किया, कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? पार्टनर विल रिस्पॉन्सिबल। यहां पे फिर आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। कौन रिस्पॉन्सिबल होगी यहां पे? पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, फर्म के नाम पे है, फर्म के नाम पे है, पर यूजुअल वे नहीं है। यूजुअल वे नहीं है। बोलो जरा फटाफट से, फर्म के नाम पे है पर यूजुअली नहीं है, इमरजेंसी में कर लिया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सर तब तो ना पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। देखो जरा फटाफट से यहां पे क्या बोला, यहां पे पिक्चर क्लियर होना चाहिए। किधर गया, किधर गया? इमरजेंसी वाला किधर गया? एक मिनट। हाँ, हीरा, हीरा। सेक्शन 21 देखिए, अ पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। तो यूजुअल वे अगर नहीं भी है, इमरजेंसी है, ऑल सच एक्ट इवन बियॉन्ड द इंप्लाइड अथॉरिटी,
प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट, प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक एग्जाम्पल ये लीजिए, a partner receives goods at Kolkata for being sent to a purchaser at Cuttack. A may sell the goods at Kolkata if they will not bear the journey of Cuttack without spoiling. Perishable nature का goods है, ओके। अब मान लो वहां पे एक जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था फ्रॉम कोलकाता टू कटक, ठीक है, पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो हीट अब जो है एक बर्दाश्त नहीं हो रहा था, है ना। अब अंडों से मुर्गियां आने वाली थी, तो जब ये देखा गया वहां पे तो बोले नहीं, ये कटक तक तो अंडे पहुंचेंगे नहीं, मुर्गियां पहुंचेंगी सीधे। तो बोले इट्स बेटर भैया यहीं पे भेज दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा का सारा गुड्स खराब हो जाएगा। हो सकता है ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो भैया, ये ऑयल वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, लीक हो गया है, सब खराब हो जाएगा, बेटर है यहीं पे भेज दो। हो सकता है, यस, बहुत सारी चीज। फिश है साहब वहां तक नहीं पहुंच सकती है, जो आइस क्यूब पे रखा गया था, आइस बॉक्स पे रखा गया था, वो खराब, आइस मेल्ट हो गया, वहां तक फिश पहुंचेगी नहीं, यहीं पे बेच दो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इमरजेंसी पे बेचना पड़ रहा है साहब, यूजुअल वे नहीं है, इमरजेंसी पे ये काम करना पड़ रहा है। क्या करने के लिए, प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। आ रहा है बात समझ में, यस और नो, यस। उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, फर्म को ही बाइंड किया जाएगा, पार्टनर को बाइंड नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, यस। तो नॉर्मली अगर आप समझेंगे तो ये बोल रहे हैं साहब कि फर्म को बाइंड तभी किया जाएगा जब पार्टनर इंप्लाइड अथॉरिटी पे काम कर रहा हो, भले ही उसमें एक्सप्रेस पे दिया हो या ना दिया हो। जैसे एक्सप्रेस पे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इंप्लाइड की बात ही नहीं होगी, यस और नो, यस। अभी बोलते साहब, in the absence of any usage or custom of trade, to the contrary, implied authority of a partner does not empower him। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका बिजनेस का कस्टमरी प्रैक्टिस क्या है, मर्चेंटेबिलिटी ऑफ सर्विस क्या है, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल बोला सीए फर्म, अब सीए फर्म की नॉर्मली कस्टमर प्रैक्टिस क्या होती होगी, बताओ जरा फटाफट से। कि भैया क्लाइंट आता होगा, है ना, उसने अपनी बात रखी होगी, और जो वहाँ पे से ये पार्टनर होते होंगे उन्हें अपनी फीस चार्ज की होगी, बताया होगा, उन्हें एडवांस पेमेंट किया होगा, इसके बाद उन्हें एंगेजमेंट लेटर दिया होगा, काम आया होगा, उन्हें शुरू किया होगा, एंड देन बैलेंस पेमेंट ले लिया होगा। दिस इज द कस्टमर प्रैक्टिस। अब अगर आप हर एक बिजनेस का अलग अलग कस्टमर प्रैक्टिस होगा, बोलो हाँ या ना, यस। अब जैसे ब्रोकर होते हैं, ये सुनो, बड़े बड़े शहरों में ब्रोकर होते हैं, ओके। नाउ ब्रोकर होते हैं, तो ब्रोकर क्या करते हैं कि भैया आपको प्रॉपर्टी दिलाते हैं, क्या करते हैं, एडवांस में पैसे लेते नहीं, पहले आपको सारी जगह पे दिखाएंगे, है ना, आपको जो प्रॉपर्टी पसंद आएगा उसमें से जो है एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर देंगे, आपको वहां पे शिफ्ट किया जाएगा, इसके बाद वो अपना पेमेंट लेते हैं, ये उनकी कस्टमर प्रैक्टिस होगी। तो हर एक बिजनेस की अपनी जो है अलग अलग कस्टमर प्रैक्टिस है, और ये कस्टमर प्रैक्टिस आपने एग्रीमेंट में मेंशन करना चाहिए। पर अगर आप नहीं करते हो, क्या लिखा है यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप कोई भी चीज एग्रीमेंट में लिख देते हो तो उसे फॉलो किया जाएगा, बात खत्म हो। इशू तब अराइज होता है जब आप वो चीज मेंशन नहीं करते हो। तो ये बोला कि अगर आपने ऐसी चीज मेंशन नहीं की है, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम, तो ये इंप्लाइड अथॉरिटी पार्टनर को पावर नहीं देगी। कौन कौन सी चीजों की, ये चीजें करने के लिए पार्टनर के पास पावर नहीं। तो अगर आपने कस्टमरी प्रैक्टिस नहीं दी हुई है, कहां पे, एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो बोला एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म डज नॉट एम्पावर हिम, राइट। तो यस, क्या बोल रहा है, पार्टनर्स को ये अलाउड नहीं, एडमिट एनी लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म, कोई भी फर्म के अगेंस्ट में आप लायबिलिटी के अगेंस्ट पे सूट जो है सूट या प्रोसीडिंग कोर्ट पे आप नहीं कर सकते हो। नंबर 2, आप बैंक अकाउंट फर्म के नाम, सॉरी, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम आप ओपन नहीं कर सकते हो, ओके। अब जैसे मान लो मैं सीए हूं, है ना, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अब मान लो मैं किसी फर्म का पार्टनर हूं, राइट। तो क्या मैं फर्म के नाम पे मैं भी अपना एक अकाउंट ओपन कर सकता हूं, यस कर सकता हूं। तो अब बोल रहा है कि अगर ऐसी कोई कस्टमरी प्रैक्टिस आपने अगर मेंशन नहीं की है तो आई एम नॉट अलाउइंग टू डू ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तीसरा, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म।
फर्म कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा या किसी भी क्लेम को रिलिंक्विश नहीं करेगा। सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, नहीं कर सकते हो आप, समझौता नहीं कर सकते, आर्बिट्रेशन तक आप नहीं जा सकते हो, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं जा सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो आप किसी भी थर्ड व्यक्ति पर्सन के साथ जो अभी तक पार्टनर नहीं हुआ है, आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो अगर कस्टमरी प्रैक्टिस आपने एग्रीमेंट मेंशन नहीं किया हुआ है। आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है परचेज नहीं कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। पर्सनली लेना आप लो, बट फर्म के नाम पे आप नहीं ले सकते हो। आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो फर्म की। ओके, विथड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग नहीं कर सकते ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ये जो कितनी चीजें हैं दोस्तों, 8 चीजें आप नहीं कर सकते। नंबर इसका टिप्स मैंने दिए ABCD एपिसोड 2 विथड्रॉ। तो A फॉर एडमिट एनी लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म, नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट आप अपने नाम पे फर्म के लिए ओपन नहीं कर सकते। C फॉर कॉम्प्रोमाइज, नहीं होगा कोई भी क्लेम। D कोई भी डिस्प्यूट आप आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट नहीं कर सकते हो। आप किसी के साथ पार्टनरशिप, ओके, तो एंटर इनटू ई फॉर एपिसोड, एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप नहीं होगा। आई ये जो 2 लिखा हुआ है दैट इज आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। और कोई भी केस आप जो है विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, पिक्चर क्लियर है दोस्तों? बोलो जरा फटाफट से यस। अच्छा, अब 18 आपको समझ में आ गया, एजेंट की बात कर रहा था। 19 समझ में आ गया, इंप्लाइड अथॉरिटी कब होगी? जब फर्म के नाम पे यूजुअल वे पे नॉर्मल बिजनेस वाले ट्रांजैक्शन होंगे तभी फर्म बाइंड होगा, अदरवाइज फर्म बाइंड नहीं होगा। इमरजेंसी में हो सकता है, इमरजेंसी में हो सकता है। क्लियर नॉट क्लियर? यस। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूं, ये बाइंड द फर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बाइंड द फर्म? बाइंड द फर्म का मतलब होता है फर्म विल अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्म विल अंडरटेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अगर मान लो फर्म अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो, और फर्म अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही तो क्या फर्क होगा? इसके लिए बोलता है अगर फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, मतलब फर्म बाइंड होती है, तो सेक्शन 25 आप अप्लाई कर दो। सेक्शन 25 बोलता है, ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 25 बोलता है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो अगर आप कोई भी काम फर्म के लिए कर रहे हो, फर्म का काम कर रहे हो, तो व्हाट वुड बी द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर? बोलता है एवरी पार्टनर इज लायबल। बहुत बढ़िया से इसने बात की है, एवरी पार्टनर इज लायबल। मतलब अगर ABC जो पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे थे, ABC एंड एसोसिएट्स, और इनने अगर किसी बायर को गुड्स बेचा और गुड्स अगर खराब निकल गया तो ए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। क्यों? क्योंकि सेक्शन 19 आपने लगा दिया इंप्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंप्लाइड भी लिखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? यस। तो अब यहां पे ए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर बायर को आपने ट्रांजैक्शन किया सेक्शन 19 के तहत, सेक्शन 19 बोलता है 22 फर्म के नेम पे था, यूजुअल वे पे था, नॉर्मल बिजनेस था, ट्रांजैक्शन हुआ फर्म के नाम पे, बाइंड द फर्म। और एक बार फर्म बाइंड हो गया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, क्या बोलते साहब? एवरी पार्टनर इज लायबल। क्या? ज्वाइंटली। तो अगर लॉस हुआ है कितने का? 3000 रुपए का। कितने का लॉस हुआ है दोस्तों? 3000 का लॉस हुआ है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। एंड हु विल बेयर द लॉस? फर्म विल बेयर द लॉस। तो क्या फर्म पे करेगा साहब? फर्म जिंदा आदमी है कि नहीं साहब? ऑल पार्टनर्स विल पे। तो फर्म बाइंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एवरी पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली एंड सेवरली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। तो ABC उस समय पे पार्टनर थे जिस समय पे ट्रांजैक्शन हुआ। यस और नो? एक्ट हुआ तो ये ज्वाइंटली लायबल होंगे एंड सेवरली लायबल होंगे। तो ज्वाइंटली कितना साहब? 1000 ईच। समझ में आया? यस। और अगर सेक्शन 19 कंप्लाई नहीं हुआ या बिकॉज ऑफ एनी रीजन फर्म बाइंड नहीं होता है, तो हु विल बी लायबल? पार्टनर विल लायबल पर्सनली। तो पर्सनली मतलब ये 3000 वही पार्टनर बेयर करेगा लॉस जिसने ट्रांजैक्शन किया था। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, एक पॉइंट तो यहां पे मैंने कंप्लीट कर दिया आपका, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। अगर आप देखेंगे ये बोलते हैं साहब सेक्शन नंबर 19,
इंप्लाइड अथॉरिटी की बात करता है, बोलता है बाइंड द फर्म। सेक्शन नंबर 21 एंड 22 बोलता है फर्म के नेम पे होना चाहिए। तो अगर फर्म के नेम पे हुआ और इंप्लाइड अथॉरिटी है तो क्या हो जाएगा, बाइंड द फर्म। और बाइंड द फर्म हो गया, इसका मतलब 25 पे एवरी पार्टनर विल बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली फॉर ऑल द एक्ट्स बीइंग कैरिड ऑन फॉर द फर्म। यस और नो? यस। 21 देखो क्या बोल रहा है। 21 बोलते हैं साहब इमरजेंसी के केस में, आ रहा है बात समझ, इंप्लाइड अथॉरिटी था तो अगर इमरजेंसी है तो भी कौन बाइंड होगा, फर्म बाइंड होगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? और अगर फर्म बाइंड हो गया तो इसके साथ आप क्या लगा दोगे दोस्तों, 22 के साथ क्या लग जाएगा, 25 लग जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो इंप्लाइड अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों 19, 21, 22 एंड 25 से है। तो 22 बोल दिया फर्म के नाम पे है, सेक्शन 19 बोल दिया फर्म के नाम पे है, यूजुअल वे है, नॉर्मल बिजनेस है तो फर्म बाइंड होगा। और अगर इमरजेंसी है, 21 बोलता है इमरजेंसी है तो भी फर्म बाइंड होगा, और फर्म बाइंड होगा तो क्या लग जाएगा, 25। मतलब एवरी पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल। आई होप आई एम क्लियर? वेरी नाइस। नाउ अब आता है दोस्तों इंप्लाइड अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टीज। तीसरा पॉइंट आता है हमारा इंप्लाइड अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टीज। ओके, नाउ इंप्लाइड अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टी के केस में क्या हुआ, देखिएगा जरा समझिए। नाउ कभी कभी क्या होएगा कि जो पार्टनर है हमारे पास, से सपोज ए बी सी आर द पार्टनर, है ना। अब मैंने क्या बोला कि भैया इंप्लाइड अथॉरिटी ये बोलता है इसमें से कोई भी पार्टनर जो है सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, रिसीट कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, प्लेज कर सकता है, बोरो कर सकता है। यस और नो? यस। पर ए को बोल दिया ओनली सेल, ओनली सेल, नथिंग एल्स। क्या कर दिया मैंने यहां पे, इसकी नॉर्मली ये इंप्लाइड अथॉरिटी है, मैंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट इंप्लाइड अथॉरिटी। यस और नो? यस। बी को मैंने क्या बोला, आप सब करो, एस पी आर पी पी बी, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसके साथ साथ रिकवरी भी करो। क्या करो, रिकवरी भी करो, है ना। आ रहा है बात समझ? यस। एक काम और दे दिया मैंने, भाई जो पेंडिंग ड्यूज है उसकी आप रिकवरी करो। ओके, तो अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंशन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, इंप्लाइड अथॉरिटी। सी के केस में नॉर्मल था भैया, आप बस इंप्लाइड अथॉरिटी। यस नो? यस। अब क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से समझना। अब जब मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसने क्या किया, परचेज कर लिया, बट ही परचेज्ड द गुड्स इन द नेम ऑफ फर्म। बट ही परचेज द गुड्स इन द नेम ऑफ फर्म। अब बताओ क्या हो रहा है इस केस में, इंप्लाइड अथॉरिटी है बट चूंकि मैंने रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ था, ही परचेज द गुड्स, किससे, एक्स से लिया, तो एक्स कौन हो गया, सेलर हो गया इस केस में, और ए बी सी एंड एसोसिएट्स कौन हो गया, बायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहे साहब, ये जो सेलर है ये फर्म को जो है गुड्स बेच रहा है, और परचेज कौन कर रहा है, ए परचेज कर रहा है, पर उसको क्या अथॉरिटी थी, बोलो जरा फटाफट से, नहीं, क्या किया मैंने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बाकी के कौन रिस्ट्रिक्ट करेगा, बाकी के पार्टनर। सिर्फ बी मिलके नहीं कर सकता, बी अकेला नहीं कर सकता, बी सी से पूछ के ए की जो है अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, द पार्टनर्स इन अ फर्म में, चाहे तो और नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर। यहां पे एनी पार्टनर लिखा है, पर पार्टनर्स लिखा है, मतलब बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब या तो लिख के या तो बोल के, सबकी रजामंदी से, है ना, या तो बाय एक्ट एक्सटेंड कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी को ऑफ एनी पार्टनर, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलते हैं नॉट स्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शंस,
मतलब एक ये बोला रिस्ट्रिक्शंस और एक्शन दोनों काम कर सकते हैं, बट ये जो सेकंड पैरा है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन के लिए, एक्सपेंशन के लिए कोई भी नॉट स्टैंडिंग वाले क्लॉज नहीं। नॉट स्टैंडिंग का मतलब होता है भूल जाओ, नॉट स्टैंडिंग एनी सच, बोलता है ये रिस्ट्रिक्शन को भूल जाओ, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन मैंने ए के लिए लगाया बोला भूल जाओ, बट कब भूल जाओ? एनी एक्ट डन बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म व्हिच फॉल्स विद इन हिज इंप्लाइड अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म। क्या बोल रहे हैं यहां पे? एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो इसने परचेज किया था, यस नो, बट मैंने रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ था, बट इसने परचेज कर लिया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के नाम पे, व्हिच फॉल्स विद इन हिज इंप्लाइड अथॉरिटी। हाँ साहब, उसके इंप्लाइड अथॉरिटी में आ रही थी जो कि फर्म को बाइंड कर रहा था। बोले साहब परचेज करिए, भले रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ था, ओके, अनलेस, ये बोला साहब नॉर्मली क्या बोल रहा है, नहीं कर सकते, मैंने रिस्ट्रिक्शन डाला है, बट बोलते साहब भूल जाओ, नॉट स्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शंस, भूल जाओ, रिस्ट्रिक्शंस दिया फिर भी भूल जाओ और कर लो जिसके लिए रिस्ट्रिक्शन डाला है। बोला अनलेस द पर्सन विद हुम ही इज डीलिंग नोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं यहां पे? नोज ऑफ द, आप कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस डाला है, इसके बावजूद भी ए परचेज कर सकता था एक्स से, बशर्ते एक्स को पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने? एक्स को पता होना चाहिए कि ए को अलाउड नहीं है परचेज करना। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रही? यस, अगर एक्स को नहीं पता होता, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, एक्स को नहीं पता होता कि इसको रिस्ट्रिक्शंस डाला गया है और इसके बावजूद कर लेता तो फिर ए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता। पर एक्स को अगर पता है, आ रहा है बात समझ, एक्स को अगर पता है और इसके बावजूद भी, रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी वो क्या काम कर रहा है? वो काम कर रहा है जो उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है और जिसके द्वारा फर्म बाइंड होता है, वो एक्टिविटी। सिर्फ आगे बात समझ में? यस और नो? यस, वो एक्टिविटी अगर कौन कर रहा है? ए कर रहा है, परचेज वाला है ना, तो उस केस में जो है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा दोस्तों? फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। पर अगर उसने ऐसी कोई भी चीज की होती जो बियॉन्ड द एम्प्लॉयड अथॉरिटी थी, रिस्ट्रिक्शंस था, फिर भी उसने ऐसा काम किया जो बियॉन्ड द एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, करेक्ट? यस, यूजुअल वे नहीं है, नॉर्मल बिजनेस नहीं है, करेक्ट? यस, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों? पर्सनल लायबल होता है। जैसे मैंने बोला नॉर्मल बिजनेस अकाउंटिंग है, तो आप शुगर बेच रहे हो या आप फर्म का एसेट बेच रहे हो, यस और नो? यस, तो उस केस में दोस्तों क्या होता? फिर एक पर्सनल लायबल होता, फर्म लायबल नहीं होता। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो सेक्शन 20 इज वेरी क्लियर, क्या कि नॉर्मली आप, अच्छा, एक्सपेंशन के लिए एज सच कोई कंडीशन नहीं है कि उसको पता होना चाहिए, भाई मैंने तो एक्सपेंड किया ना तो उसको तो और फ्रीडम मिल गया, तो इसलिए एज सच एक्सटेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं, बट रिस्ट्रिक्शन के लिए कंडीशन है कि अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है और फिर भी आप बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शन जाके आप वही काम करो जो इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है आपके, ठीक है? तो जिसके द्वारा फर्म अपने आप को बाइंड करता है, तो वो चीजें अगर आप करते हो, उस केस में क्या शर्त था? या तो उसको पता हो कि आपको रिस्ट्रिक्शन है, या तो डज नॉट नो और बिलीव दैट पार्टनर टू बी अ पार्टनर, डज नॉट नो और बिलीव दैट पार्टनर टू बी अ पार्टनर, कि मतलब ये वो पार्टनर नहीं है जिसको रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है। डज नॉट नो, उसको नहीं पता था कि वही पार्टनर है जिसको रिस्ट्रिक्शन है, तो या तो उसको पता हो, या तो उसको पता हो, या तो उसको बिलीव हो कि वो पार्टनर नहीं है जिसको रिस्ट्रिक्शन दिया गया। कहने का मतलब सिंपल सा शॉर्टकट में स्वीट बात यह है कि थर्ड पार्टी को आपके रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए, और या तो ये हो कि भैया आप वही पार्टनर हो जिसके बारे में यहां पे बात की जा रही है। तो दो ही चीज, दो में से कोई भी एक चीज होती है तो डेफिनेटली फिर वहां पे क्या होएगा, जो है दैट इज फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अच्छा, मान लो अगर ऐसी कोई चीज आती है कि कोई भी डील की जा रहा है और उसमें से थर्ड पार्टी के साथ जो है फर्म डील कर रही है और उसमें कोई भी सीक्रेट रिस्ट्रिक्शन है, वो भी इंप्लाइड अथॉरिटी का। एग्जाम्पल के तौर पे
कि भैया मैंने ये गुड्स का ऑर्डर लिया से सपोज, और ये जो गुड्स बनाया जा रहा है मशीन, इसे हमने प्लेज किया हुआ है। अब ये सीक्रेट रिस्ट्रिक्शन है, यस और नो? यस, ये गुड्स दिया गया है, ये गुड जो मशीन से बनाया जा रहा है ये प्लेज किया हुआ है, और ये प्लेज जो है से सपोज मैंने 2 महीने के लिए किया हुआ है। तो अब इसमें ये हो सकता है कि ये गुड्स अगर 2 महीने के लिए, अगर 2 महीने में मैं इतना गुड्स डिलीवर नहीं कर पाया, राइट, तो से सपोज मान लो 1000 क्वांटिटी देना था, राइट, बट किसी कारणवश मैंने 800 क्वांटिटी ही दे पाया, तो मैं 2 महीने के बाद जो है बाकी का बैलेंस क्वांटिटी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 2 महीने के बाद ये गुड्स जो है, ये मशीन जो है मेरे पास नहीं रहेगा, से सपोज बिक जाएगा, प्लेस किया हुआ है। यस और नो? यस। तो ये बोलता है दिस थर्ड पार्टी आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय सीक्रेट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर अनलेस ही हैज नोटिस ऑफ इट। उसको बस पता हो, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, इसको पता। अब जो भी इम्प्लाइड अथॉरिटी में है, इम्प्लाइड अथॉरिटी में है, और अगर आप उसको छुपा रहे हो, सीक्रेट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी अनलेस ही हैज नोटिस ऑफ इट, थर्ड पार्टी भी इफेक्ट नहीं होगा अगर आप उसको बता दो। पर अगर आपने उसको नहीं बताया सीक्रेट रिस्ट्रिक्शन, अगर वो इफेक्ट हो गया तो वो आपसे फिर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, पार्टनर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होएगा। तो फर्म रिस्पॉन्सिबल कब होएगा दोस्तों, बताओ जरा फटाफट से शॉर्टकट में। कि एक्सपेंशन केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन के केस में अगर है तो आप उसको सूचना दे दो, बात खत्म। तो फर्म रिस्पॉन्सिबल, अगर आप उसको सूचित नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो फिर डेफिनेटली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बोलो जरा फटाफट से, पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो 20 के साथ, तो 19 के साथ क्या चल रहा है, 19, 21, 22 चल रहा है। 19, 21, 22 मैंने बता दिया। बट जब इंप्लाइड अथॉरिटी थर्ड पार्टी के साथ जाएगी तो यहाँ पे 20 आप पकड़ लीजिए इसको, कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयड अथॉरिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कम ज्यादा अगर करोगे तो भी फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा मतलब 25 लग रहा है, 20 के केस में भी 25 लग रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस। पर ये बोलते हैं साहब इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब ये क्या बोल रहा है, एन एडमिशन ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को एडमिट कर रहा है, होगा, बोलो जरा फटाफट से, यस। कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द, ये फर्म का एक पार्ट है, बोलो हाँ या ना। नॉर्मल कंडीशन है ना पार्टनरशिप फर्म में, बाकी के पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो नए पार्टनर को एडमिशन लेते हैं, आपने अकाउंटिंग में किया है, यस नो? यस। तो अगर एडमिशन देना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल है, करना ही है, एडमिशन करना ही है, इट इज इटसेल्फ एन एविडेंस, इट इज इटसेल्फ एन एविडेंस। एंड इस केस में दोस्तों कौन बाइंड होगा, फर्म बाइंड होगा। बट अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, जैसे मैंने बोला एक सीए फर्म में एक सीए जो है, जो एग्जिस्टिंग सीए है वो नए सीए को अपॉइंट कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बट अगर एक सीए ने नॉन सीए को एडमिट कर दिया, ये ना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, बोलो हाँ या ना? यस। तो इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसने एडमिशन दिया होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो 23, तो अब ये बताना, ध्यान से समझिएगा, 20 में क्या बोल रहा है कि जो आपकी इंप्लॉयड अथॉरिटी उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, कम अगर किया तो बस उसको बता देना, है ना? तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा। दूसरा बोलते हैं 23 में, बोलते साहब अगर आप एडमिशन ले रहे हो किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का पार्टनरशिप फर्म में, तो अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है तो फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अदरवाइज फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। पिक्चर क्लियर हो? 23। 24 बोलते हैं इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। अगर मैं नोटिस किसी पार्टनर को देता हूं, कोई भी नोटिस, से सपोज कोई भी नोटिस, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया, आपने किसी एक पार्टनर को दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपने पार्टनर को दिया, फर्म को दिया, फर्म को दिया नोटिस टू द फर्म। Habitually acts, who habitually acts in the business of the firm any matter relating to the affairs of the firm। तो any matter मतलब इनकम टैक्स भी आएगा, जीएसटी भी, कोई भी नोटिस अगर आपने एक पार्टनर को दे दी, मान लिया जाएगा आपने फर्म को दे दिया है। I hope I am clear? Yes. Except in the case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that partner। कोई फ्रॉड के केस में है, आ रहा है बात समझ में? तो फ्रॉड के, आपने फ्रॉड किया, ठीक है, और बी ने फ्रॉड किया और बोला कि यार ए को मैं बता देता हूं तो मैं मान लूंगा, साहब ए बी के साथ मिला हुआ था, ए और बी मिल के फ्रॉड कर रहे, बी बोला भैया मैं तुमको बता दिया, तो उसने बोला साहब बाकी की जो सी और डी पार्टनर उनको भी पता चल गया, नहीं साहब ऐसा नहीं है।
तो अगर आप कोई भी काम फ्रॉड कर रहे हो तो यू विल बी पर्सनल रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने किसी एक को ही नोटिफाई किया है, वो भी आपके साथ फ्रॉड में मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने फर्म को बता दिया है, तो उस केस में फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों आगे बात समझ में? यस, जैसे मान लो बी ने बायर के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, बी ने बायर के साथ क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, उसको गुड्स जो है फर्म के नाम पे दे के किसी और का गुड्स दे दिया, फ्रॉड हो गया? यस और नो? यस। और उसने बी ने क्या, ए को बता दिया, बी ने किसको किया, ए को बता दिया, ए को बोला कि भैया ये ले 20% कमीशन तू भी रख, अब मत बोलना। अब यहाँ पे आके बोलते साहब मैंने तो ए को बता दिया, एक्ट बोलते साहब एक पार्टनर को बताया तो आपने सारे फर्म को बता दिया, उस पार्टनर को मैंने अपने उसमें पढ़ा लिया, बोलो हाँ यार ये, तो इस केस में फर्म सीओडी रिस्पॉन्सिबल है। बोले साहब मेरे को तो पता ही नहीं है, तो सी डी तो साइड हो गए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, ए एंड बी रिस्पॉन्सिबल हुआ। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। 25 क्लियर है? यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सेक्शन नंबर 20 ऐसे पकड़ता हूं, सेक्शन 19 या सेक्शन 18। सेक्शन 18 बोलता है पार्टनर फर्म का एजेंट है, 19 बोलता है इम्प्लाइड अथॉरिटी आ जाएगी। इम्प्लाइड अथॉरिटी आ जाएगी तो सेक्शन 22 को साथ में लेके चलना है ना, सेक्शन 22 को साथ में लेके चलना। और सेक्शन 21 इमरजेंसी वाली बात अगर है तो सेक्शन 25 लगेगा, मतलब ऑल पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल। यस और नो? यस। अब बात आती है सेक्शन नंबर 20 पे, इंप्लाइड अथॉरिटी। सेक्शन 19 ने क्या बना दिया, इंप्लाइड अथॉरिटी। सेक्शन 19 ने क्या बना दिया, इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लाइड अथॉरिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हो, दैट इज सेक्शन नंबर 20। यस और नो? यस। तो इसमें दो चीजें, एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप इंप्लाइड अथॉरिटी को, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। इंप्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो कंडीशन है, यस और नो? यस। नोटिस देना पड़ेगा थर्ड पार्टी को। सेक्शन 21 इमरजेंसी। सेक्शन नंबर 22 फर्म के नेम पे होना चाहिए, हो गया। सेक्शन नंबर 23 बोलता है एडमिशन कर रहे हो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फर्म बाइंड होगा। सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 24 बोलता है नोटिस टू पार्टनर मींस नोटिस टू फर्म एक्सेप्ट फ्रॉड। यस और नो? यस। तो इस 20, 23 एंड 24 में अगर आप समझोगे क्या आता है दोस्तों, सेक्शन नंबर 25 आता है। क्या आता है? 25 आता है कि एवरी पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल। ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। यस और नो? यस। ठीक है। अगर ये बोलते हैं यहां पे बाइंड द फर्म, बाइंड द फर्म, बाइंड द फर्म हुआ तो ऑल पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल ज्वाइंटली एंड सेवरली। बोलते साहब अगर रॉन्गफुल एक्ट हुआ या ओमिशन हुआ, यस और नो? यस। या मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी है, मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी है, तो बोले साहब यहां पे सेक्शन नंबर 26 एंड सेक्शन नंबर 27, और ये बोले साहब फर्म बाइंड होगा, यहां पे भी बाइंड द फर्म। बट क्या कंडीशन है, देखिए यहां पे 26 एंड 27 दो सेक्शन में बोलते हैं वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टी, गलती से गलती होगी। क्या बोल रहा है यहां पे, रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, ध्यान समझिए, गलती से गलती। फ्रॉड तो उसने कवर कर लिया ना, फ्रॉड उसने कहां पे कवर कर लिया है, एक्सेप्ट द फ्रॉड, ये रहा इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग, तो फ्रॉड के केस में तो माफी नहीं कर रहा है, बट बोल रहा था गलती से गलती अगर हो जाए तो क्या करोगे, तो बोल गलती से गलती हो जाती है अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिसकी वजह से लॉस या इंजरी होती है थर्ड पार्टी को और कोई भी पेनल्टी इनकर होती है, फर्म इज लायबल, फर्म इज लायबल देयरफॉर टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। तो जो पार्टनर की लायबिलिटी वो किसकी हो जाएगी, फर्म की लायबिलिटी, गलती से गलती है, मतलब मैलाफाइड नहीं है, बोनाफाइड है, गलती से गलती हो बाय मिस्टेक। ये बोलते साहब पार्टनर ने क्या लिया, पैसा लिया, पैसा लिया या कोई प्रॉपर्टी लिया, किससे, थर्ड पार्टी से,
एंड उसने गलती से गलत जगह पे अप्लाई कर दिया, मिस अप्लाइज इट। लगाना चाहिए था, सपोज मैंने बोला था भैया तुम पैसे दो, मैं जमीन खरीदूंगा, जो भी पैसा आएगा मैं तुमको दूंगा, से सपोज ऐसे मैंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, पर उसने जमीन पैसे लिया और कहां पे लगा दिया, शेयर में, पैसा डूब गया। यस और नो? अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, क्या बोल रहा है, अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी था, पार्टनर ने लिया था। भाई एबीसी फर्म थी, रियल एस्टेट फर्म थी, और उसने बोला भैया सेबी में रजिस्टर करवा लिया, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, अभी छोड़ो ये बाद में बताऊंगा मैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है। मान लो एबीसी ने अगर आपने सुब्रतो रॉय, राइट, या सहारा कंपनी की बात मैं कर रहा हूं, सहारा कंपनी आप एग्जांपल ले लो, सहारा कंपनी ने क्या बोला था, भैया आप पैसा लगाओ, छोटे छोटे इन्वेस्टर को बोला कि भैया आप थोड़ा थोड़ा पैसा दो, हम आपका पैसा जो है प्रॉपर्टी पे लगाएंगे, राइट, और जो भी पैसा आएगा उससे मैं आपको जो है वो डिविडेंड दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा उस पर। बट उसने क्या किया, पैसा लेके शेयर पे लगा दिया, डूब गया कंपनी, शेयर गया डाउन, कंपनी गया डूब, राइट, पब्लिक का पैसा अटक गया। अभी बोल रहा है, तो यहाँ पे जो कंपनी, सपोज मान लो कंपनी थी यहाँ पे, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पार्टनरशिप फॉर्म का, तो एबीसी 3 पार्टनर मिलके ऐसे काम किए। अब काम तो किया पार्टनर ने, बट इस केस में पार्टनर ने जो भी काम किया वो डीड के हिसाब से था, डीड के हिसाब से था कि भैया पैसा लेना है और कहां पे लगा देना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगा देना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगा देना। अब सभी पार्टनर ने मिलके ये डिसाइड किया कि भैया पैसा आया है तो इसको प्रॉपर्टी में नहीं लगाते, चलो शेयर में लगा देते हैं। कहां पे लगा देते हैं, शेयर में लगा देते हैं। अब ये शेयर पे लगाने का जो बात था वो ए ने सिर्फ अकेले डिसाइड नहीं किया था, तीनों ने डिसाइड किया मिलकर। तो चूंकि तीनों ने डिसाइड किया, मतलब फर्म ने डिसाइड किया, फर्म ने गलती की, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा दोस्तों, फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज इट। तो पार्टनर ने किया बट विद इन अपरेंट अथॉरिटी में रह के किया। हाँ, बियॉन्ड अथॉरिटी जाके करता तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाता, बट चूंकि उसने अथॉरिटी में रह के किया तो विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी, राइट, यस, तो उस केस में फर्म लायबल होगा। और अगर सारे के सारे फर्म, तो मतलब सारे के सारे पार्टनर मिलके पैसा लेते हैं या प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी लेते हैं फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स while it is in the custody of the firm, still firm is responsible. Reason is very simple. क्या बोल रहे हैं साहब यहाँ पे, apparent authority, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्म, सभी लोगों ने मिलके किया या उसमें से किसी एक ने विद इन अपरेंट अथॉरिटी किया। यस और नो, यस। अब मिसअप्लाइड क्या होता है दोस्तों, जानबूझ के तो कोई बर्बाद करना नहीं चाहेगा। मैंने बोला था भाई प्रॉपर्टी पे लगा देना, उसने बोला यार शेयर का दाम और बढ़ रहा है, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो उसने अच्छे से किया, उसने अच्छा सोच के किया कि भाई फर्म के बेनिफिट के लिए, फर्म को बेनिफिट होगा, सामने वाले को बेनिफिट होगा, अचानक डूब गया। तो उसका कोई इंटेंशन नहीं था धोखा देने का, राइट, बट चूंकि मार्केट उसके कंट्रोल में नहीं, मार्केट बर्बाद हो गया साहब, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, फर्म की होगी। हाँ, पर अगर आप जानबूझ के फ्रॉड करते हो, फर्म के साथ फ्रॉड करते हो, थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड करते हो, डेफिनेटली यू विल बी हेल्ड पर्सनल लायबल। आई होप आई एम क्लियर दोस्तों। यस, तो हमने यहां तक सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 10 सेक्शंस आज हमने कवर किए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड केस स्टडी जो है उसको भी पढ़ लीजिए। उसमें भी कहीं डाउट आता है आप क्वेश्चन मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप आपके पास है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, जहां पे भी डाउट आएगा उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इजाजत है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।